तो स्कूलें हमें ज्यादा चाहिए, हमें कॉलेज ज्यादा चाहिए। मगर अफसोस होता है कि हमारे यहाँ का जो पढ़ा लिखा तबका है, जो बुद्धिजीवी है, जो समझदार है, जो टीचर्स हैं, लेक्चरर है, प्रोफेसर है, वो इस बारे में बोल नहीं रहे। 33,000 स्कूल का बंद हो जाना, और स्कूल की हालत बता दी आपको, कहीं दीवार है तो छत नहीं, जहां छत है वहां दीवार नहीं, किसी स्कूल में बैठने के लिए बच्चे के पास टेबल नहीं। सबके लिए बराबरी का हिस्सा है, सबका होना चाहिए। डॉक्टर वसीम बरेलवी हमारे मुल्क के बहुत बड़े शायर, उन्होंने कहा था कि जो भी कुछ है सबका होना चाहिए, ये जंग जारी है, ये जंग जारी है, जो भी है सबकी हिस्सेदारी है, तो सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए भाई। और अभी खिलाड़ी में तो आपने बोल दिया, भगौरी हसीना को आपने रखा हुआ है हमारी भारत सरकार ने। अरे लोगों, कभी कभी हसीना के बारे में भी पूछो सरकार से, हमारी पार्टी को भी उतनी तकलीफ है। सोशल मीडिया पे कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है कि भारत ने जो शेख हसीना को अपने यहाँ रख रखा है, इसी का रिएक्शन है कि वहां पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। हमारे वहां जो माइनॉरिटी में रहने वाले लोग हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं, ईसाई हैं, बुद्धिस्ट हैं, पारसी हैं, जैन, उन पर जुल्म किया जाएगा। और ये ना कुछ आदमी मानता हूं मैं यूनुस सरकार को, वो रोकने में असमर्थ है। तो आप यूनियन बात उठाइए और उससे सख्ती कीजिए। हमारी सरकार थी, हमने एक मुल्क के दो टुकड़े कर दिए। आज कांग्रेस की सरकार होती तो हम यूनुस सरकार को बता देते वह टाइगर की जमीन है, इनको बंगाल भारी पड़ जाएगा, बहुत भारी पड़ सकता है। अगली बार पूरी ताकत के साथ सरकार नहीं बना सके, और अब की भी नहीं बनाएंगे हम। कई कैसी कैसी विपत्ता आई, भुखमरी आई, उसको झेल करके भी कांग्रेस ने कभी सत्ता नीति नहीं की, उसने राजनीति की, राष्ट्रनीति की। राजनीति को भी हमने पीछे रखा है, राजनीति को ऊपर रखा है। तो हम इस सरकार से मांग करते हैं कि बंगाल में आप चुनाव करने जा रहे हैं, हर पार्टी जाएगी, जाना चाहिए, जाना भी चाहिए, लेकिन भाई डेमोक्रेट तरीके। आजकल हम देखते हैं कि हर चुनावों के अंदर सिर्फ हिंदू मुस्लिम होता है, और पूरे देश में इस वक्त सोशल मीडिया से लेकर डिजिटल मीडिया, यहाँ तक कि टीवी न्यूज चैनल पर भी उपलब्धियों की तो बात होती नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की ये बात होती है कि अब राजनीति का असल मकसद सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही रह गया है। इस वक्त जो पार्टी बरसरे इक़्तिदार है भारत में और भारत के 19-20 राज्यों में, उसका मेन लोगो यही है, मेन लोगो यही। उनको विकास नहीं बताना, क्यों किया नहीं, अब क्या करें? वो सिर्फ अपने समाज को बेवकूफ समझकर उनका ध्यान भटकाते हैं। यानी 20 का डर 80 को दिखाया जा रहा है। हाँ। मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है, तकलीफ भी होती है कि आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, भारत की तमाम विधानसभाओं में सबसे ज्यादा एमएलए आपके, एमएलसी आपके, लोकसभा में सबसे ज्यादा आप ही हैं, राज्यसभा में सबसे ज्यादा आप हैं, सारे ऑफिसर जो हमारे देश को चलाते हैं, आईएएस आईपीएस, सब ये आप हैं। फिर ये खतरे में कैसे, ये नारा कैसे दे दिया गया हिंदू खतरे में है? बल्कि खतरे में उपलब्धि है जो बता नहीं सकते। खतरे में तो उपलब्धियां हैं, क्योंकि आपने कुछ नहीं किया सारे 11 साल में सरकार, वो बताइए। डेवलपमेंट कुछ नहीं, डेवलपमेंट भाई हमारा कोई बहुसंख्यक भाई खतरे में नहीं है, सब खुशहाल है। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिस्ट जैन मिलजुल के रहते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं कासिम खान आपके अपने चैनल फोकस द फ्यूचर से। आज हम थोड़े गंभीर मुद्दों पर चर्चा करेंगे और गंभीर मुद्दों पे थोड़ा सीधा जवाब लेंगे। हमारे साथ है मोहम्मद मंसूर आलम रतवारा जी, ये जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी हैं और मालवीय नगर विधानसभा के प्रभारी हैं, और ये इनकी एक फाउंडेशन है इल्म हुनर वेलफेयर फाउंडेशन, उसके ये सदर भी हैं। तो मंसूर आलम रतवारा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब कासिम साहब जी। आपसे थोड़ा मिलने में टाइम लग जाता है, लेकिन आपसे थोड़ी चर्चा करने में हमें मजा भी आता है। ये नवाजी सर, मेहरबानी है आपकी। मैं आपको 2 लाइन से बात शुरू करूंगा कि जमाना हमको मिटा दे, ये जमाने में दम नहीं, जमाना खुद हमसे है ना कि जमाने से हम नहीं जी। जमाना खुद हमसे है, हम जमाने से नहीं। और वही 2 लाइन पहले की कि जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी ये वतन है हिंदुस्तान हमारा। हम इस सरकार के लिए भी 2 लाइन रखते हैं कि बहुत हुई बात हिंदू मुसलमान, ये सरकार तू कब करेगी रोटी कपड़ा और मकान, ये सरकार कब करेगी तू रोटी कपड़ा और मकान। जी, आपकी इसी बात को लेकर हम अब सरकार की ही बात करते हैं, भारत की। तो भारत के एनएसए चीफ अजीत डोभाल ने अभी सियासती बयान दिया है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां सियासत से दूर रहती हैं, लेकिन उनका बयान थोड़ा बहुत सियासती लगता है। हम पूछना चाहेंगे कि इस जो बयान दिया है अजीत डोभाल जी ने, इस पर आपकी क्या राय है? उनकी क्या मंशा थी ऐसी जो उन्होंने ऐसा बयान दिया? ये तो सब मेरे भी समझ से पड़े है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि हमारे भारत की सरकार जो सारे 11 साल से कुछ काम में न कर पाई, उसको ढकने के लिए हमारे डोभाल साहब ने ये बातें रखी हैं, जिसमें सोमनाथ मंदिर का भी नाम लिया उन्होंने और चीजों का भी नाम लिया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका काम है सुरक्षा को मजबूत करना,
ये हमारा मानना है। तो सरकार के साथ है, इसलिए सरकार की विफलताओं को छिपाने के लिए इस तरह की बात की जा रही है, ऐसा लगता है। जी, आपकी विफलताओं को लेकर ही मैं बात करूंगा कि पिछले 10-12 सालों से कोई डेवलपमेंट की कोई चर्चा ही नहीं होती, सिर्फ इसी तरीके के बयान दे के लोगों को घुमाया जाता है, ये बेवकूफ बनाया सरकार साढ़े 11 साल से ज्यादा हो चुके हैं भारत की सरकार को। ये हम्म, हमारी सरकार है, हम सब की सरकार है ये। हम्म, भारत एक बहुत मजबूत लोकतंत्र देश है। हम्म, हमें दुख ये होता है कि हमारी सरकार साढ़े 11 सालों में सिवाय नेहरू, गांधी और कांग्रेस को कोसने के सिवा और कोई काम किया ही नहीं है। हम्म, क्योंकि इनको जो डेवलप करना था, डेवलपमेंट, वो कुछ भी नहीं किया। इनका काम है किसी भी हाल में सत्ता को हासिल करना। जी, उस सत्ता को हासिल करने के लिए हम्म, हर आदमी को रोजगार देने की बात पीछे, महंगाई को दूर करने की बात पीछे, नौकरी देने की बात को पीछे करके तुष्टीकरण, हिंदू मुसलमान, कभी कब्रिस्तान शमशान, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी बुलडोजर, इस पे चल रही है। क्योंकि ये काम कब करना पड़ता है? जब आपके पास कोई काम नहीं होता है दिखाने के लिए। तो हमारी सरकार जो कोई काम नहीं किया, इसीलिए ये दिखाने के लिए सारे काम कर रही है नए नए, जिसमें नई नई बातें लेकर ये आती हैं। इनसे अगर पूछा जाता है कि आपने कितने कॉलेज बना दिए, कितने इंस्टीट्यूट बना दिए, और हमारी सरकार ने, अभी आपने सुना होगा कासिम भाई, नई बात कहा है कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। भाई हम भी ये चाहते हैं, विश्व गुरु बनना चाहिए हमारा देश, बिल्कुल ये सब हम चाहते सबका हैं। देश है। हम तो चाहते हैं पूरी दुनिया पे रोल हो। लेकिन ये अमेरिका साहब जो कह रहे हैं 500% टैरिफ लगाएंगे, इसका जवाब कौन देगा? हमारी सरकार को देना होगा कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। भाई उसने हमें समझ क्या लिया है? बहुत हल्का समझ लिया है क्या? सरकार से हम मुतालबा करते हैं कि सरकार उसका जवाब देना चाहिए हमारी सरकार को फौरन। एक दौर था जब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उस वक्त अमेरिका ने कुछ दबंगई वाली बातें करी थी। तो इंदिरा गांधी का एक फेमस डायलॉग था, अमेरिका इज माय फ्रेंड नॉट ओवर बॉस। क्या इस तरीके से पीएम मोदी बोल सकते हैं? उनकी हिम्मत है इतनी? हमारी सरकार का कोई भी मंत्रालय और सरकार बोल ही कुछ नहीं पा रही है, उसके सवाल का जवाब नहीं दे रही। ये तो बहुत बड़ी बात है कि तुम मेरे दोस्त हो सकते हो, मेरे मालिक नहीं हो सकते। जी, और कोई भी मुल्क दुनिया का, ये सिर्फ इंदिरा गांधी कह सकती थी। वो भारत की प्रधानमंत्री आयरन लेडी थी, वो कह गई। दूसरे कोई नहीं हुए जो ऐसा कह सकते हैं। और हम भी ये कह रहे हैं, ये जो भारत के सिटीजन, मैं एक भारत का नागरिक हूं और मुझे खुशी है कि मैं भारत में पैदा हुआ हूं। मैं आपको कासिम भाई इस पे एक शेर सुनाना चाहूंगा। एक जी, हमारे मुल्क के बहुत जी, बेहतर शायर इरशाद, ने, इरशाद। बहुत बड़े शायर ने एक बड़ी बात कही हम्म, कि जमी पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हम्म, जमी पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। हमारी हम्म, खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। तो हमें अमेरिका को जवाब देना चाहिए। और कोई भी आदमी दोस्त तक सीमित हो सकता है, मालिक नहीं बन सकता हमारा, क्योंकि हम तो खुद मालिक है। एक विशाल कंट्रीज है हमारी, लोकतंत्र बहुत मजबूत है, हमारे लोग बहुत सक्षम है हर जगह पे। लेकिन हमारी ये पॉलिसीज क्या है, इसलिए हमें भी दुख होता है कि ये मुल्क, जिसको हमारी सरकार ने कल दोस्त कहा, आज वो कह रहा है कि 50% लगा दिया, आप कहता 500% लगा देंगे। ये दादागिरी किसी भी हाल में नहीं चलनी चाहिए। विश्व गुरु बनना है तो बहुत ताकत के साथ हमें बनना होगा। सभी को मकान होगा, रोटी होगा, कपड़ा होगा, इज्जत मिलेगी, तब जाके होगी, तब जाके हम विश्व गुरु बनेंगे। विश्व गुरु बनना हर भारतीय का ख्वाब है। 140 करोड़ जनता यही चाहती है कि हमारा मुल्क सबसे ताकतवर हो। लेकिन वो कैसे हो, उसका रास्ता ये है कि हर आदमी को मकान चाहिए, हर आदमी को रोटी कपड़ा चाहिए, हर आदमी को शिक्षा चाहिए, हर आदमी को हॉस्पिटल चाहिए, इलाज चाहिए। अगर हम 100 लोग हैं, 100 लोग में 10 लोग बहुत अच्छे हैं और 90 बहुत खराब है, तो हम कैसे ताकतवर बन जाएंगे? किसी भी हाल में ताकतवर नहीं बन सकते। तो हमारी सरकार को चाहिए कि इस पहलू पे ज्यादा ध्यान दे, इस पहलू पे ज्यादा गौर करने की जरूरत है। और जो अनर्गल बोलते हैं जो लोग, इनके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। जी, और मैं दूसरा सवाल आपसे ये करूंगा कि अभी जी कुछ सर। दिनों पहले जी सर। शाहरुख खान की केकेआर टीम ने बांग्लादेश के एक खिलाड़ी को खरीदा, जिसको लेकर काफी विरोध शुरू हो गया। कई साधु संत सामने आ गए और उन्होंने बोला कि शाहरुख खान को देशद्रोही तक कह दिया। लेकिन पिछले कई सालों से बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जिनको बांग्लादेश भगोड़ा घोषित कर चुका है, वो भारत में रह रही हैं मेहमान बनकर। उनको लेकर चर्चाएं नहीं होती, ऐसा क्यों? ये बड़ा ही अच्छा सवाल आपने किया है, बड़ा ही बड़ा सवाल है ये। जी,
मैं पहले उस सवाल का जवाब देता हूं कि शाहरुख खान कोई भी यहाँ टीम का मालिक कोई खिलाड़ी खरीद ही नहीं सकता, अपने टीम में ले ही नहीं सकता, क्योंकि इसके ऑर्गेनाइजर्स के मालिक होती है बीसीसीआई, जिसके चेयरपर्सन कौन है पूरा भारत जानता है। उसके आदेश के अकॉर्डिंग ही यहाँ खिलाड़ी इस मुल्क में आएगा और वो उसका रेट लगेगा जो खरीदा जाएगा। पहली बात तो ये है। तो शाहरुख खान ने क्या खरीद लिया, ये तो बिल्कुल साफ झूठ। और जो इनके गुर्गे हैं जिन्होंने उनको बुरा भला कह दिया, ये कह दिया और वो कह दिया, ऐसे लफ्ज कह दिया जो हम नहीं कह सकते क्योंकि वो अनपढ़ है, उन्हें नहीं मालूम कि शाहरुख खान के वालिद फ्रीडम फाइटर थे, दादा फ्रीडम फाइटर थे, जेलों में रहे, गफ्फार खान जैसे को छोड़ के चले आए। यष्टी है, रोजाना अखबारों में छपती है। 100 करोड़ सालाना टैक्स देता है वो आदमी, कभी अभद्र नहीं बोलता। हमारे मुल्क का मान और सम्मान, अगर हमारे देश ने उनको मान और सम्मान दिया है तो उस शख्स ने पूरी दुनिया में हमको भी सम्मान दिया है। उसके बारे में जो लोग बोल रहे हैं, हम तो सरकार से मुतालबा करते हैं कि ऐसे लोगों को की जुबानें बंद की जाएं। और बोलने वालों को मैं कहना चाहूंगा कि भाई अपनी जुबानों पर लगाम रखिए, कुछ पढ़िए, कुछ समझिए। विश्व गुरु बनने जा रहे हैं हम, अब ये लफ्ज बोलेंगे जिसमें साधु संत भी आ गए। वो नेता कौन है वहां यूपी का, मुजफ्फरनगर का, वो भी आ गया और लोग भी आ गए। इसका रोकना सरकार का काम है, सरकार का काम है। पूरा अमन माहौल को रखना सरकार का काम है। और ऐसे कौन लोग हैं, किस किस पे बोल रहे हैं? एक छोटा सा आदमी इतने बड़े आदमी के लिए इतनी बड़ी बात कह रहा है, इसका मतलब कोई हाथ है क्या उसके पीछे? तो सरकार को चाहिए फौरन ऐसे आदमी को रोके। जब आप सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास चाहते हैं, सबका भला चाहते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में सब बराबर है, समता मूलक भारत है, ये सबके लिए बराबरी का हिस्सा है, सबका होना चाहिए। डॉक्टर वसीम बरेलवी हमारे मुल्क के बहुत बड़े शायर, उन्होंने कहा था कि जो भी कुछ है सबका होना चाहिए। ये जंग जारी है, ये जंग जारी है, जो भी है सबकी हिस्सेदारी है, तो सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए भाई। तो ऐसे लोगों को फौरन सरकार को चाहिए रोके, और वो लोग समझ ले, उनको रोकना चाहिए। ये जो आप बोल रहे हैं ना, जो लोग बोल रहे हैं, याद रखिए वो आईना देखते होंगे तो उन्हें महसूस होता होगा कि मैंने गलत बोला है। अच्छा, शेख हसीना के बारे में ये लोग क्यों नहीं बोलते हैं? वो डरते क्यों हैं इतना? जी, ये जो बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत में मेहमान बनी बैठी हैं, इनके बारे में बोलने से क्यों डरते हैं ये? कासिम भाई मुझे तकलीफ है, मैं कई बार ये बात कह चुका हूं कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक जो हमारे भाई हैं, माइनॉरिटीज हैं हमारी, जो हमारे हिंदू समाज के ज्यादा हैं वहां, हालांकि क्रिश्चियन भी वहां है, सरदार भी हैं, ईसाई भी हैं, जैन है, सब है। वहां जुल्म हो क्यों रहा है? ये इतना सा पिद्दी न पिद्दू इतना सा मुल्क है बांग्लादेश। आप उसको, उसकी जो केयर सरकार है यूनुस, उससे आपने बात क्यों नहीं किया? उसको बताया क्यों नहीं कि उसकी सुरक्षा सुरक्षित की जाए? वहां के अल्पसंख्यक की आप दुकानें चला देंगे, मकानें चला देंगे, इंडस्ट्री चला देंगे, उन्हें मारा जाएगा, उनकी इबादत गाहों को मिसमार किया जाएगा। हम इसकी भर्त्सना करते हैं, मजम्मत करते हैं, और हम कांग्रेस पार्टी एजे मंसूर आलम मजम्मत करता हूं, सरकार से मुतालबा करता हूं कि फौरन उससे सबक ले और ये करे। और अभी खिलाड़ी भी तो आपने बोल दिया, भगौरी हसीना को आपने रखा हुआ है हमारी भारत सरकार ने। ऐ लोगों, कभी कभी हसीना के बारे में पूछो सरकार से कि आपने उसको क्यों रखा हुआ है। आपको जितना रोष है, जितनी तकलीफ आपको है ना कि वहां तक पे जुल्म हो रहा, हमें भी उतनी तकलीफ है, हमारी पार्टी को भी उतनी तकलीफ है। सोशल मीडिया पे कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है कि भारत ने जो शेख हसीना को अपने यहाँ रख रखा है, इसी का रिएक्शन है कि वहां पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। अगर आप ये बात कह रहे हैं तो सरकार का जांच का विषय है, ये जांच का विषय। सरकार को चाहिए कि फौरन जांच करे कि जिसको आपने रखा हुआ है क्या इसके रिएक्शन में ये काम हो रहा है कि हमारे वहां जो माइनॉरिटी में रहने वाले लोग हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं, ईसाई हैं, बुद्धिस्ट हैं, पारसी हैं, जैन, उन पर जुल्म किया जाएगा। और ये ना कुछ आदमी मानता हूं मैं यूनुस सरकार को, वो रोकने में असमर्थ है। तो आप यूने में बात उठाइए और उससे सख्ती कीजिए। हमारी सरकार थी, हमने एक मुल्क के दो टुकड़े कर दिए। आज कांग्रेस की सरकार होती तो हम यूनुस सरकार को बता देते कि भारत क्या चीज है। और खिलाड़ी पे बात करेंगे, अदानी बिजली सप्लाई करेगा, उस पर बात नहीं होगी। ये बोलने वाले को कह रहा हूं, जिन लोगों ने ये बात कही है, अदानी जी बिजली सप्लाई कर रहे हैं उसको, तो भाई पहले वो तो रोकिए, पहले हसीना को भगाइए। और खिलाड़ी का मसला कोई शाहरुख खान का नहीं है, अकल के मारे जो जिन्होंने बोला है वो अकल के मारे हैं, ये बीसीआई सारा काम करती है। अच्छा, कोलकाता के अंदर भी अभी हंगामा चल रहा है, पश्चिम बंगाल के अंदर,
जी टीएमसी के कई पॉलिटिशियनों पर, कई पॉलिटिशियन के कॉन्टेक्स्ट में जो लोग हैं उन पर ईडी की रेड मारी गई। जी सर। इसके विरोध में ममता बनर्जी रोड पर आ गई जी प्रोटेस्ट के लिए, जी जी। और यहाँ तक की बात निकल के आई कि ममता बनर्जी को गिरफ्तार करने की तैयारी है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसका जवाब पहला ये है कि हमारे भारत की सरकार, जिसके पास बंगाल उसके नक्शे में नहीं है, उसके हुकूमत के नक्शे में बंगाल नहीं है, नहीं तो ये पूरी ताकत अगली बार भी लगाया था इन्होंने, और अभी पूरी ताकत है किसी भी तरीके से सामदंड भेंट से बंगाल में मैं सरकार बना लूं। इसलिए ईडी के छापे, इनकम टैक्स के छापे, पुलिस जाति करवाना, प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स करके ममता को कमजोर करना, उनको घुटनों पे लाना। तो भैया वो ममता बनर्जी है, अपने बल पे सरकार चला रही है, 15 साल पूरा कर चुकी हैं, आगे भी वो करेंगी। तो ये हथकंडे मत कीजिए साहब, राजनीति कीजिए, राष्ट्रनीति कीजिए। आपके पास राष्ट्रनीति बिल्कुल नहीं है। हमारी जो इस वक्त भारत में जो सरकार है उसके पास राष्ट्रनीति तो है ही नहीं, राजनीति भी नहीं है कासिम भाई, सत्ता नीति है। किसी भी हाल में हमको सत्ता चाहिए। वो सत्ता पाने के लिए वो हर तरह के काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को प्रेशराइज करना, उनको करना, उन्हीं के नेताओं को, शुभेंदु अधिकारी जैसे को ले लेना। कल जब उन पर एलिगेशन लगाते थे आप, आज वो आपके साथ है तो जवाब तो देना होगा। लेकिन बंगाल की जनता बहुत समझदार है। वो स्वामी विवेकानंद का इलाका है, वो सुभाष चंद्र बोस की जमीन है, वह टाइगर की जमीन है। इनको बंगाल भारी पड़ जाएगा, बहुत भारी पड़ सकता है। अगली बार पूरी ताकत के साथ सरकार नहीं बना सके, और अब की भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि देखिए कोई भी चीज गलत तरीके से हासिल नहीं हो सकती है। लोकतंत्र है, बड़ी साफ गोई के साथ आपको मैदान में जाना है, अपनी बातें रखनी है जनता के सामने। डरा करके आप हुकूमत करेंगे तो कैसे होगा भाई? तो आपके लिए तो सिर्फ सत्ता नीति सबसे बड़ी चीज ही है। कांग्रेस के लिए, हमारे लिए देश की नीति पहले है। पहले देश है, बाद में सत्ता है। कांग्रेस हमेशा से ये पक्षधर रही है कि हमारा देश मजबूत रहे। कांग्रेस ने इस देश को, टूटा हुआ देश, गरीब देश, भूखा देश हमें मिला था हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी को, उन्होंने इस देश को मजबूत बनाया। उन्होंने डीआरडीओ बनाया, उन्होंने रेल बनाया, उन्होंने आईएम बनाया, फिर कह रहा हूं आप आईआईटी बनाए हैं, कॉलेजेस दी, यूनिवर्सिटियां दी, हवाई जहाज दिया, हमारे पुलिस के बेरे को मजबूत किया, मिलिट्रीज के बेरे को हमने मजबूत किया, तमाम मजहबों को लेके चले हम। कई कैसी कैसी विपत्ता आई, भुखमरी आई, उसको झेल करके भी कांग्रेस ने कभी सत्ता नीति नहीं की, उसने राजनीति की, राष्ट्रनीति की। राजनीति को भी हमने पीछे रखा है, राष्ट्रनीति को ऊपर रखा है। तो हम इस सरकार से मांग करते हैं कि बंगाल में आप चुनाव करने जा रहे हैं, हर पार्टी जाएगी, जाना चाहिए, जाना भी चाहिए, लेकिन भाई डेमोक्रेट तरीके से जाइए। इसको मारना, उसको पीटना, उसको ईडी दिखाना, ये कौन सा तरीका होगा भाई? अच्छा, आजकल हम देखते हैं कि हर चुनावों के अंदर सिर्फ हिंदू मुस्लिम होता है, और पूरे देश में इस वक्त सोशल मीडिया से लेकर डिजिटल मीडिया, यहाँ तक कि टीवी न्यूज चैनल पर भी उपलब्धियों की तो बात होती नहीं है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम की ये बात होती है कि अब राजनीति का असल मकसद सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही रह गया है। इस वक्त जो पार्टी बरसरे इक़्तिदार है भारत में, और भारत के 19-20 राज्यों में, उसका मेन लोगो यही है, मेन लोगो यही। उनको विकास नहीं बताना, क्यों किया नहीं, अब क्या करें? वो सिर्फ अपने समाज को बेवकूफ समझकर उनका ध्यान भटकाते हैं। यानी 20 का डर 80 को दिखाया जा रहा है। हाँ। मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है, तकलीफ भी होती है कि आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। भारत की तमाम विधानसभाओं में सबसे ज्यादा एमएलए आपके, एमएलसी आपके, लोकसभा में सबसे ज्यादा आप ही हैं, राज्यसभा में सबसे ज्यादा आप हैं, सारे ऑफिसर जो हमारे देश को चलाते हैं, आईएएस और आईपीएस, सब ही आप हैं। फिर ये खतरे में कैसे, ये नारा कैसे दे दिया गया हिंदू खतरे में है? बल्कि खतरे में उपलब्धि है जो बता नहीं सकते। खतरे में तो उपलब्धियां हैं, क्योंकि आपने कुछ नहीं किया सारे 11 साल में सरकार, वो बताइए। डेवलपमेंट कुछ नहीं, डेवलपमेंट भाई हमारा कोई बहुसंख्यक भाई खतरे में नहीं है, सब खुशहाल है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन मिलजुल के रहते हैं। काशी में हमारे पास सभी धर्म के लोग रहते हैं। मेरे पास यहाँ सरदार भी रहते हैं, हमारे पास यहाँ हमारे क्रिश्चियन भी रहते हैं, मैं भी रहता हूँ, सब लोग मिलजुल के रहते हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसी बात ही नहीं है। और आप उनको काम नहीं है आपके पास, तो आपको ये दिखाना है हिंदू मुसलमान कब्रिस्तान शमशान। अरे भाई, इससे अलग दुनिया है। हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। फिर एक बार यही कहूंगा कि विश्व गुरु का रास्ता स्कूल के जरिए, कॉलेज के जरिए, यूनिवर्सिटी के जरिए, आईआईटी, आईएम के जरिए जाता है। अभी आप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, वैष्णो देवी के अंदर तो
एक कॉलेज बंद करने पर बीजेपी के नेताओं ने जश्न मनाया। हमें इतनी तकलीफ हुई, इतनी पीड़ा हुई कि मैं बयान नहीं कर सकता। जी। किसी मेडिकल कॉलेज के बंद हो जाने पे आपके चाहने वालों ने जश्न मनाया। ये कौन सा विश्व गुरु का रास्ता है भाई? और 12 साल में एक यूनिवर्सिटी नहीं खुली है। एक यूनिवर्सिटी आपने खोला नहीं और एक कॉलेज खुली तो आपने उसको बंद कर दिया और चाहने वालों ने जश्न मनाया। अरे भाई, कोई भी धर्म का मानने वाला अपनी ताकत से, अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से उस एग्जाम को फाइट किया और वहां चला गया। या और कुछ लोग उनके कह रहे हैं कि साहब ये ट्रस्ट हमारा है। अरे हमारा तुम्हारा क्या होता है? ये भारत सबका है। यहां नारा है भारत में सबका भारत। हम भारत के लोग, तो हम सब की हिस्सेदारी है उसमें। कोई कहीं ज्यादा जाएगा, कोई कहीं कम जाएगा। तो सरकार को ऐसे लोगों पर भी सख्ती करनी चाहिए। नहीं, इस चीज का जो अभी देश में ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी बंद होने पे जश्न मनाया गया। पिछले 12 सालों में 29,000 के लगभग प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसको लेकर भी ये एक आखिरी क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा डिटेल में समझाइए मुझे। मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि ये विश्व गुरु बनाना, काम नहीं होना, उनको छिपाने का ये भी एक माध्यम है जी। ये बड़े लोगों के धन्ना सेठों की स्कूल कैसे चलेगी? एक सबसे बड़ा जो कनेक्शन है ना, वो ये भी है। वो जब बंद होगी तभी तो बच्चे इधर आएंगे। क्योंकि कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में इसी स्कूलों का नाम महात्मा गांधी स्कूल रखा था, जिसमें इंग्लिश मीडियम किया गया था। उसको भी यहाँ बंद करने की बात आई थी। हम कांग्रेस ने, जिला कांग्रेस ने, प्रदेश कांग्रेस ने बहुत मुजाहरा किया तो उसको रोका गया। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा होना चाहिए। अरे भाई, आबादी रोज बढ़ रही है और आप स्कूल को कम कर रहे हो, ये मेरे समझ में नहीं आया। भारत की आबादी रोज बरोज बढ़ रही है। तो स्कूलें हमें ज्यादा चाहिए, हमें कॉलेजेस ज्यादा चाहिए। मगर अफसोस होता है कि हमारे यहाँ का जो पढ़ा लिखा तबका है, जो बुद्धिजीवी है, जो समझदार है, जो टीचर्स हैं, लेक्चरर है, प्रोफेसर है, वो इस बारे में बोल नहीं रहे। 33,000 स्कूल का बंद हो जाना, और स्कूल की हालत बता दी आपको। कहीं दीवार है तो छत नहीं, जहां छत है वहां दीवार नहीं। किसी स्कूल में बैठने के लिए बच्चे के पास टेबल नहीं, कुर्सियां नहीं, टॉयलेट नहीं, पानी पीने का स्कूलों में साफ नहीं है। अभी आपने देखा इंदौर, दुनिया का साफ शहर, 10-12 अवार्ड ले आया दिल्ली से, 20 लोग मर गए पानी पी के, गंदा पानी पी के मर गए। जवाब दे रहे वो सरकार तैयार नहीं है। इंदौर 9 दफा भारत का सबसे स्वच्छ सिटी का अवार्ड लेके चलाया, और आज भाई वो हालत है। सरकार को देखना चाहिए। एमपी में भी 30 साल से आपकी सरकार है, तो हमारी सरकार है ये। हम ये नहीं कह रहे कि आपकी सरकार है, हम सब की ये सरकार है। तो हम सरकार से ये मुतालबा करते हैं कि जितनी स्कूलें भारत में बंद हुई उनको दोबारा चालू किया जाए, टीचरों का अपॉइंटमेंट हो, बच्चों को हमको शिक्षित बनाना है। क्योंकि विश्व गुरु बनने के लिए आपको स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से होके गुजरना होगा। वो कहावत है, जब तक हमारे देश में प्रोफेसर पैदा नहीं होगा हम खुद की बदलाव नहीं ला सकते। हम दुनिया तो क्या बदलेंगे? दुनिया को बदलने का वही वाहिद आदमी है प्रोफेसर, जो दुनिया को बदलने के लिए आदमी तैयार करता है। वही तो रिसर्च करके लोगों को निकालता है। तो इस सरकार से मुतालबा है कि सरकार महंगाई को कंट्रोल करे, बेरोजगारी को कंट्रोल करे, हेल्थ पे बड़ा ध्यान दे। विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, हम सब जश्न मनाएंगे, उस दिन का इंतजार करेंगे कि हमारा देश हो। लेकिन कब हो? सबको मकान मिले, रोटी मिले, सुरक्षा मिले, सम्मान मिले, और नारी का भी सम्मान हो। सबसे ज्यादा नारी का पूरा सम्मान होना चाहिए। नारी जननी है, नारी का सम्मान होना चाहिए। एक इस इंटरव्यू की जो हम लास्ट कर रहे हैं इस इंटरव्यू को, एक आपकी एक शायरी सुनना चाहेंगे आखिर में, देश के नाम, जो मैसेज भी हो, जिसमें कोई मैसेज। हाँ, मैसेज हम आपको आवाम के नाम पे कोई मैसेज देना चाहेंगे कि भैया हम सबको देश के लिए कुछ करना चाहिए। ये नववर्ष है, मैं नववर्ष की बधाई भी सभी लोगों को देना चाहता हूँ। जयपुर वासी, राजस्थान वासी और भारत के वासी को नया साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हमारी एक आहुजारी है, एक मिधत है एक तरह की, कि हम हर नए साल में एक बुरी चीज को छोड़ दें और एक अच्छी चीज को अपना लें। ये देश के लिए बहुत बेहतर होगा, और ये हम सबका देश है। हम सब इसको मिल के आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, इसी उम्मीद के साथ कि मैं खुशबू हूँ, महसूस किया जाऊंगा। मैं खुशबू हूँ, महसूस किया जाऊंगा। मैं कोई शोर नहीं जो सुना जाऊं, मैं कोई शोर नहीं जो सुना जाऊं, और अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, मैं रहूं ना रहूं याद रखना मुझे, याद रखना मुझे। भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, राजस्थान जिंदाबाद, जयपुर जिंदाबाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर आलम रतवारा जी, हमसे बात करने के लिए और इतने संवेदनशील मुद्दों पर हमसे इतनी गहराई से चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। ये थे हमारे साथ
मंसूर आलम रतवारा जी, बहुत अच्छी बातें कही है। आपको इंटरव्यू देख के काफ़ी चीज़ सीखने को मिली होगी। और अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। शुक्रिया, जय हिंद।